दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स 2022 के अंदर जो नई वैकेंसी आई हुई है इसी से रिलेटेड होगा ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग 13 फरवरी 2019 को एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम्स के जीके जीएस के जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सवालों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे और साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके साथ बताएंगे। तो दोस्तों अभी इस क्लास के अंदर अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। आप इस फॉर्म को भरे हैं या नहीं भी भरे हैं तो भी आपके लिए वीडियो अति आवश्यक होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमल यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि इस तरह का नया वीडियो हम लेकर आएँ तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों इस क्लास को हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे, जिसमें कि सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस के जितने भी सवाल होगा सभी को देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है, यानी कि कौन सी योजना जो है वित्तीय संबंधित नहीं है, वित्तीय समावेशन के लिए संबंधित नहीं है और वो केंद्र सरकार का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये वित्तीय समावेशन के लिए नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये हर घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था 1 मई 2016 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वित्तीय समावेशन के लिए नहीं है। वैसे ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था, ये वित्तीय समावेशन के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में जानिए दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को किया गया था। तो वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ, कौन सी वित्तीय समावेशन के लिए योजना नहीं है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 था, लेकिन अभी वर्तमान समय में 6 हो गया। तो 6 कौन सा निकाला गया? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर सामान्य अधिकार में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार इस तरह से मौलिक अधिकार नहीं है। कब निकाला गया तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से निकालकर सामान्य अधिकार में रखा किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो इस तरह से अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगर हम लोग बात कर ले भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार का प्रावधान USA से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ये ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल मेंबरों की संख्या 7 था, जिसमें से भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, बाकी 6 सदस्य थे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रोत्सव है? कौन सा विकल्प शास्त्रोत्सव है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ओणम जो है ये शास्त्रोत्सव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैसे हम लोग बात कर लें ओणम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ये ओणम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो केरल का। ये भी ध्यान रखिएगा, केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ओणम। ओणम का प्रारंभ संगम काल के दौरान हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओणम पर्व का जो शुरुआत हुआ है संगम काल में हुआ है। ओणम 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ओणम पर्व जो है सितंबर माह में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ओणम कब मनाया जाता है? सितंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कथन नेत्र गोलक यानी आई बॉल में दृष्टि दोष के कारणों में से एक नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में ये कथन क्या है? गलत, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अगर हम ऑप्शन बी की बात कर लें तो ऑप्शन बी में जो है प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक ढंग से नहीं देख सकते, ये बिल्कुल ही सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, ये भी सही है। इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, इसे भी ये भी सही है। और अगर बात कर लें हाइपरमेट्रोपिया, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, यानी असम का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। बगरुम्बा भी असम का प्रमुख लोक नृत्य है। सत्रिया नृत्य भी असम का प्रमुख लोक नृत्य है, लेकिन ये मंद साज जो है ये असम का प्रमुख लोक नृत्य नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहू फसल की कटाई के बाद मनाया जाने वाला लोकप्रिय उत्सव है। बगरुम्बा असम के बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो सत्रिया है ये ध्यान रखिएगा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, और भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, सबसे नवीनतम यही सत्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो ध्यान रखिएगा किसी भी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। यही सही है दोस्तों, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। हम लोग बात कर लें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है, ध्यान रखिए 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। वैसे अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है। वैसे अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली में। और राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार आंसर होगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केवल जनसंख्या वाला राज्य में है उत्तर प्रदेश।
पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का केवल और केवल 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जो है, केंद्र सरकार के अंदर केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल की उपलब्धियों के लिए जाना जाता है? यानी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टेनिस से है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत ये खेल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अन्नामुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। और अगर ये बात करें कहाँ पर है, तो किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल। और अगर बात करें दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, बाबा बुदन की पहाड़ी यानी गिरी, बाबा बुदन की गिरी, ये कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। ये भी ध्यान रखिएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और महेंद्र गिरी जो है ये उड़ीसा राज्य के अंदर। महेंद्र गिरी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जब जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो ये डाक विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, रजिया सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सुल्ताना रजिया के पिता जो थे वो इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें रजिया सुल्ताना, तो इसका शासनकाल 1236 से 1239 ईस्वी तक रहा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा 1978 से प्रकाशित करता है। कब से? 1978 से प्रकाशित किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार 1978 में प्रस्तुत किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। ब्रेडन वुड सम्मेलन के तहत विश्व बैंक का गठन किया गया था। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी के ऊपर प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगर हम लोग बात कर लें शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक में। और शिव समुद्रम जलप्रपात 90 मीटर लंबाई है। 90 मीटर की इसकी लंबाई है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी, जो कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में है, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी की लंबाई 765 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई कितना है? 765 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम ये तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। मेहरगढ़ ये भी नवपाषाणिक सांस्कृतिक है। कोल्डिहवा ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कुंतासी, ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 यानी 44 नंबर,
पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह टंडल कहलाता है, टंडल। टंडल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर में है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में है, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिकमिंग पुस्तक के जो लेखक है मिशेल ओबामा है, मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन तैयार किया था? भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज अविंद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन तैयार किया था, अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसी स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम बंग भंग आंदोलन भी है। इसी का एक और नाम है बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों आंदोलन एक ही है जो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बंगाल का जो विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, 1911 ईस्वी में इसको रद्द किया गया था इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर। 48 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया। सेवेलियर डी लॉ लीजन डी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें अजीम प्रेमजी, तो ये विप्रो के अध्यक्ष हैं, विप्रो के अध्यक्ष कौन? अजीम प्रेमजी। और अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न, क्या है? ध्यान रखिएगा, भारत रत्न। और इस भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है? 1954 ईस्वी में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 को देखने के पहले ये भी जान लेते हैं, लीजन डी ऑनर अवार्ड, इसकी शुरुआत फ्रांस में 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजन डी ऑनर अवार्ड, इसकी शुरुआत 1802 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आदमगढ़, शैलाश्रय ये विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले, इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुआ है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 2006 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज 13 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल को पूरे डिटेल के साथ पढ़ाने का कोशिश की है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोगों को आपसे एनर्जी मिल सके और इस तरह से और अच्छा वीडियो हम बना सकें। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।